नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में महामना ज्योतिराव फूले जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज का दिन बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये पहले पिछड़े वर्ग से आने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने एजुकेशन लेने के बाद से सबसे पहले उस नस को नब्ज़ को पकड़ा कि कहाँ पे पिछड़ा क्यों है, अति पिछड़े क्यों अति पिछड़े हैं और इस पर चर्चाएँ की। लेकिन आज की डेट में हमें स्कूल कॉलेज में बहुत कम ही पढ़ाया जाता है, तो हम इस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे और इसके लिए आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्रोफ़ेसर विक्रम जी। उनसे हम इस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। साथियों, एक बात और मैं कहूँगा कि अगर हम अपने महापुरुष को नहीं जानेंगे, कोई भी पिछड़ा वर्ग से, अति पिछड़ा वर्ग से, अंत्यज वर्ग से, अगर हम अपने महापुरुषों को नहीं जानेंगे, बाबा साहब ने अपना गुरु बताया ज्योतिराव फुले जी को। तो बताइए कि हम किसको जानेंगे? काल्पनिक चीज़ों को जानेंगे? काल्पनिक चरित्र को अपना पूर्वज मानेंगे? जिसने हमें संघर्ष करना सिखाया उसको नहीं मानेंगे? तो इसीलिए आज की स्ट्रीम बहुत ही ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर व्यक्ति तक, हर ओबीसी तक, हर बहुजन तक, एससी, एसटी, ओबीसी सब तक पहुँचे इस बात को कि क्यों ज़रूरी है महापुरुषों को जानना, उनकी विचारधारा को जानना। चलिए हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं, मैं उन्हें जोड़ रहा हूँ। प्रोफ़ेसर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है रेशनल वर्ल्ड पे। तो धन्यवाद सभी को। क्रांतिकारी जय भीम। सभी रेशनल वर्ल्ड के को भी हमारी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। सभी साथी दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी क्रांतिकारी जय भीम। आज ज्योतिराव फुले का जन्मदिन है तो उनके तरफ से भी क्रांतिकारी जय भीम जी। जी। जय भीम। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि हमें जैसा कि किताबों में या हर जगह पे सोशल मीडिया मीडिया हर जगह पे हमें बताया गया, किताबों के माध्यम से भी बताया गया कि राष्ट्रपिता गांधी हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ज्योतिबा फूले जी राष्ट्रपिता नहीं हो सकते थे? क्या गांधी का कैरेक्टर ज्योतिराव फूले जी से ज़्यादा बड़ा है? या फिर दोनों हो सकते थे? मैं आपसे इस पर क्लैरिटी जानना चाहता हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ा एक कन्फ्यूज़न है हम बहुजनों के लिए। जी। जी बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। महात्मा शब्द को लेकर के गांधी और हमारे ज्योतिराव फुले की मैं बात करूं, इससे पहले इतिहास के होने के नाते और इतिहास की प्रोफेसर होने के नाते इतिहास के बारे में कुछ लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। जैसे एक बड़े इतिहासकार हैं मिशेल फूको। हालांकि ज्योतिराव फुले साहब ने उनसे पहले भी बहुत सी बातें कह दी हैं, लेकिन मैं मिशेल फूको को यहाँ कोट करना चाहता हूँ। मिशेल फूको ये कहते हैं कि यदि आपको किसी सभ्यता को मिटानी है तो आप इतिहास को मिटा दो। तो ज्योतिराव फुले के संदर्भ में यही बात हुआ है। और जो कार्यों की बात है, इस तरह से हमारे साहब कांशीराम भी कहते थे, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कई जगहों पे इतिहास के बारे में कही है कि जो कौमें अपनी इतिहास नहीं जानती हैं वो कभी इस देश का शासक नहीं हो सकते। तो हम बहुजन समाज के लोग या बहुजन समाज के जो इतिहासकार हैं या बहुजन समाज के छात्र हैं, बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, हम सबको ये जानना चाहिए कि मैं कई कई जब से मैंने होश संभाला है और जब से मैंने ज्योतिराव फूले और गांधी को अपने महापुरुषों को पढ़ना शुरू किया है, तब से मैंने ये पाया है कि गांधी का वर्क ज्योतिराव फूले के सामने कहीं भी नहीं टिकता है। और महात्मा जो शब्द इस्तेमाल किया गया, ये ऑफिशियल शब्द नहीं है, अनऑफिशियल शब्द है, लेकिन ये शब्द गांधी के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर, कोई कहता सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने, विशेष रूप से कांग्रेस की जो पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो पहले रही है, उसके तमाम लोगों ने गांधी को बढ़ चढ़कर बढ़ाकर दिखाया।
और अरुंधति रॉय ये कहती हैं, खुद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने बीबीसी के अपने इंटरव्यू में ये बात कहते हैं कि गांधी जी को बाहर के लोगों ने उनके हरिजन पत्रिका और यंग इंडिया की वजह से उनको जाना गया, और उस पे ऑस्कर फिल्म, एक फिल्म गांधी पे बनती है, उसको ऑस्कर भी मिला। आइंस्टाइन के रूप में ने गांधी को बढ़ा चढ़ा कर बोला, भारत के लोगों ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोला, भारत के इतिहासकारों ने, जिसमें जो बड़े इतिहासकार हैं जिसको हम मॉडर्न हिस्टोरियंस कहेंगे, जिसमें बिपिन चंद्रा हैं, बिपिन चंद्रा हैं, बी आर ग्रोवर हैं, शेखर बंदोपाध्याय हैं, तमाम मॉडर्न इतिहासकारों ने गांधी को बढ़ा चढ़कर बोला। ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी कहते हैं, और हम लोगों ने भी देखा है। मैं जेएनयू में हूँ तो इस तरह से देखा। तो विवेक कुमार कहते हैं कि जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार कहते हैं, तमाम तमाम प्रोफेसर ये बात कहते हैं कि कैसे गांधी को ऑफिशियली स्ट्रॉन्ग करके प्रेजेंट किया, उनके झूठ को बताया गया जो हम सब नहीं जानते हैं। लिहाजा बचपना हमारा इसी इसी में बीता। जब हम स्कूल में थे तब भी गांधी के बारे में ही, उस स्कूल में मैंने क्लास 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, या प्राइमरी स्कूल में, ट्यूशन में, प्रेयर में गांधी जी के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताया गया। और हम लोगों के दो दिमाग में प्राइमरी स्कूल से ही ये मन में डाल दिया गया कि गांधी जी एक बहुत बड़े लार्जर देन लाइफ, माने लाइफ भी उनके आगे छोटी है। इस तरह से महात्मा शब्द का इस्तेमाल गांधी के लिए किया गया कि वो संत हैं। अरुंधति रॉय ने एक किताब लिखी, उस किताब में किताब का टाइटल ही दे रखा है डॉक्टर एंड द संत। डॉक्टर एंड द संत, और डॉक्टर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए है, और संत महात्मा गांधी के लिए है। और उन्होंने बकायदा क्लैरिफाई किया है कि ये गांधी संत कभी नहीं हो सकते। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी बोल रहे हैं कि गांधी कभी संत नहीं हो सकते, और बहुत चालाक हैं, बहुत क्लेवर हैं। इस तरह की बातें कई बार कही है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी, और सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, ऐसा बताया गया। लेकिन हम राष्ट्रपिता और महात्मा का बात करें तो उसके ठीक उलट ज्योतिराव फूले को जो महात्मा शब्द का ये उपाधि दी गई, उनके कार्यों को देखते हुए, सत्य शोधक समाज को देखते हुए महाराष्ट्र की जनता ने, पूना की जनता ने, और एक राजा आकर के उनको उपाधि देते हैं। ऐसा जो अभी फिल्म बनी थी उसमें भी, फूले फिल्म में भी ये बात दिखाई गई है। तो जो महात्मा शब्द मिला था ज्योतिराव फूले को, उनके कार्यों को देखते हुए मिला था, उनको कोई बढ़ा चढ़ा कर बताया नहीं गया। इनफैक्ट ज्योतिराव फूले के कार्यों को बहुत छुपाया गया है। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो जो महात्मा शब्द है, महात्मा निहायत ही एक ऐसा, अगर हम ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग की बात करें, एक ऐसा संत, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना सब कुछ समाप्त कर दे, सब कुछ न्यौछावर कर दे समाज पे। फॉर आई अंडरस्टैंड दैट इज कॉल्ड द महात्मा। लेकिन इफ आई कंपेयर बिटवीन महात्मा गांधी एंड महात्मा ज्योतिराव फूले, तो उनके सेक्रीफाइस, ज्योतिराव फूले के सेक्रीफाइस के आगे महात्मा गांधी का कोई सेक्रीफाइस दिखाई नहीं पड़ता। हम लोग लंबा डिस्कशन कर सकते हैं महात्मा के शब्द पे, सेक्रीफाइस के शब्द में। जो मैं कह रहा हूँ कि महात्मा वही कह सकता है जो निश्चित तौर पे दिल और दिमाग दोनों से संत हो, दिल और दिमाग दोनों से महात्मा हो। दिल और दिमाग, महात्मा बड़ी आत्मा को महात्मा कहते हैं। हालांकि ये शब्द भी थोड़ा ब्राह्मणिकल है, लेकिन फिर भी ये जो महात्मा की जो उपाधि है, ये ज्योतिराव फूले को लोगों ने, कार्यों ने, उनके कार्यों की वजह से दिया। जबकि गांधी को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करने के लिए सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर, इन लोगों ने, और इंडियन हिस्ट्री का और जो कांग्रेस के लोग हैं, सब लोगों ने मिलकर दिया। मैं आपको ये भी एक बता दूं कि जब भारतीय संविधान की तैयारी हो रही थी, बन रहा था, तब बहुत से लोग, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि भारत का जो पहला है, जहां पे हम अभी कहते हैं वी द पीपुल, वो कह रहे थे कि नहीं, महात्मा गांधी के नाम से शुरू होना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी ने देश को किया, इतना बड़ा किया। तो जरा सोचिए, महात्मा गांधी को कैसे ऑफिशियली
और कैसे इन भारतीय कांग्रेस के लोगों ने, और भारतीय कांग्रेस को छोड़िए, बहुत से जो कम्युनिस्ट थे, बहुत से जो ओरिएंटलिस्ट थे, बहुत से जो फॉरेनर थे, जिसको हम कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के कुछ इतिहासकारों के नाम, उन तमाम लोगों ने, पूरे भारत के लोगों ने, बच्चा बच्चा लोगों ने गांधी को बड़ा किया। लेकिन अगर हम कार्यों का विश्लेषण करें गांधी और ज्योतिराव फुले का, तो ज्योतिराव फुले के सामने गांधी जी का कार्य बिल्कुल उस रूप में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बल्कि उन्होंने देश को आजाद कराया, ऐसा लोग कहते हैं। ये भी सरासर गलत है कि गांधी ने देश को आजाद कराया, इसमें भी बहुत सच्चाई नहीं है, ये भी बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हालांकि ये बात कहते हैं कि अगर लेबर पार्टी, हालांकि उसको स्टूपिड कहते हैं, कि लेबर पार्टी जो स्टूपिड पार्टी इन टर्म्स ऑफ कैसे भारत को आजादी दिया, क्योंकि बाबा साहब की बहुत सी बात लेबर पार्टी ने नहीं माना। लेकिन लेबर पार्टी में का कहना है कि जब वो इंग्लैंड में उनकी सरकार थी, तो लेबर पार्टी ने पूरी दुनिया में आंदोलन को देखते हुए, भारत की स्थिति को परखते हुए आजादी दी थी। इसमें केवल महात्मा गांधी, सो कॉल्ड गांधी का रोल नहीं है, बहुत से लोगों का रोल है। लेकिन इतिहासकारों ने, जो ऑफिशियल इतिहासकार हैं, जब कांग्रेस की सरकार आई तो बिपिन चंद्रा जैसे, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की किताबों ने, हर प्राइमरी स्कूल की किताबों में, हर बड़े स्कूल में, हर प्राइवेट में, हर गैर प्राइवेट में, सरकारी स्कूलों में केवल महात्मा गांधी को बढ़ाकर दिखाया गया, उनके सच्चाई को दबा दिया गया है। अब धीरे धीरे उनकी सच्चाई पता चल रही है। जब हम लोग गांधी पे डिबेट करेंगे तो बताएंगे कि कैसे गांधी का एक भारतीय हिस्ट्री में एक खलनायक का रोल है। अब आजकल आजकल ये मैं देख रहा हूँ कि अब चूंकि भारतीय कांग्रेस पार्टी का जो क्या कहते हैं संचालन है, माननीय राहुल गांधी के हाथों में है। तो अब गांधी और अंबेडकर या दलितों को क्लोज लाने के लिए उन्होंने एक नारा दिया है, जय बापू जय गांधी, जय बापू जय अंबेडकर का नारा दिया है। यानी उनका कहना है कि अंबेडकर और गांधी को हमें झगड़े में नहीं देखना चाहिए, उनको एक जगह पे लाना चाहिए। ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ पे गांधी और अंबेडकर एक जगह आ सकते हैं। और मजे की घटना है कि ज्योतिराव फुले के कार्यों को भुला दिया गया है, जबकि ज्योतिराव फुले के कार्य बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपका इस सवाल पे कि ज्योतिराव फुले नहीं, गांधी को महात्मा कहा गया, ये सरासर गलत है, ये होना नहीं चाहिए। मैं बहुत दिनों से राष्ट्रपिता। हाँ, राष्ट्र न तो महात्मा के लायक है, ही कैन नॉट बी काउंटेड एज अ महात्मा, नीदर ही कैन बी से राष्ट्रपिता। The both title are not entitled to give to the, or rather he is not deserving for both title। न तो वो महात्मा के काबिल हैं और न ही राष्ट्रपिता के काबिल हैं। दोनों टाइटल गलत दिया गया है, केवल बढ़ा चढ़ा कर दिया गया है। और वही काम जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने किया है। गांधी ने भी ब्राह्मणवाद को मजबूत करने का पूरा ये आजादी, बाम सेफ के लोग या विवेक कुमार कहते हैं कि आजादी नहीं है, बल्कि आर्य ब्राह्मणों की आजादी है। तो मैं उस बातों को अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। हालांकि लार्जर लाइफ में ये माना नहीं जाता, क्योंकि सरकार आपकी नहीं है, सत्ता आपकी नहीं है, तो सत्ता जैसा चाहती वैसी इतिहास लिखवाती। मैंने मिशेल फूको का नाम लिया कि जिनको अपना इतिहास, जिनकी इतिहास खत्म करना है, जिनका सभ्यता समाप्त करनी है, उनको इतिहास को समाप्त कर दो। तो बड़े दुखद के साथ कहा गया है कि हमारे जितने दोस्त दर्शक देख रहे हैं वो हमारे इतिहास को नहीं जानते। और इतिहास एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है, एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको पढ़ना चाहिए। इसको मैं इस रूप में भी और बताना चाहता हूँ कि कैसे इतिहास एक षड्यंत्रकारी सब्जेक्ट है। और षड्यंत्रकारी सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें एलीट अपर कास्ट के लोगों ने इतिहास को लिखा है। और जब तक इतिहास अपर कास्ट के द्वारा लिखा जाएगा, तब तक आपके इतिहास को सही सही नहीं बताया जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जियाउद्दीन बर्नी एक मध्यकाल का इतिहासकार है। वो ये कहता है कि जियाउद्दीन बर्नी ये कहता है कि इतिहास का मतलब ही होता है कि
केवल इलीट लोगों को पढ़ना है। वो कहता है कि जो भारतीय नीच लोग हैं या भारतीय मुस्लिम्स हैं, उसने लो बॉर्न पीपुल कहा है, लो बॉर्न पीपुल, निम्न कुल में जन्म लेने वाले को इतिहास पढ़ने का अधिकार नहीं है। यह जियाउद्दीन बर्नी ने मध्यकाल के समय यह टिप्पणी की थी। और इतिहास की अगर परिभाषा में बताऊं तो इतिहास का मतलब होता है जैसे जो हिस्ट्री है, चाइनीज में इसको सी कहते हैं, SHIC मतलब कि रिकॉर्डिंग द पास्ट ऑफ इलिट क्लास। इलिट क्लास के जो इतिहास है उसको रिकॉर्ड करने की क्रिया को इतिहास कहते हैं। यानी चाइनीज में भी लेखन में हम नहीं थे। ग्रीक हिस्टोरियोग्राफी में हिस्ट्री को कहते हैं हिस्टोरिया, या कहते हैं सीइंग, SEEING, सीइंग या हिस्टोरिया, जिसको आप देख रहे हैं, या ये कह सकते हैं हिस्ट्री इज इंक्वायरी। तो हिस्ट्री उनके यहाँ भी केवल इलीट लोगों का इलीट लोगों का हक है, इलीट ही इतिहास पढ़ेंगे। इसीलिए इतिहास की जो संकल्पना थी शुरुआती दौर में, हेरोडोटस को कहा गया को पिता है, ये भी सरासर गलत है। इज नॉट अ फादर ऑफ हिस्ट्री। बाद में हमारे एक प्रोफेसर हैं GNU के, हरबंश मुखिया, उन्होंने दो इतिहासकारों का नाम लिया कि इतिहास में बड़ा बदलाव किया। एक का नाम है अबुल फजल, दूसरे का नाम है मार्क ब्लॉक। तो अबुल फजल मध्यकाल के हैं, ये हमारे हरवंश मुखिया का विचार है। अब मार्क ब्लॉक के बारे में कहते हैं कि उन्होंने जब एनाल्स हिस्ट्री को लेकर आया, एनाल्स हिस्ट्री का मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी हिस्ट्री को लेकर आया, तो उन्होंने कहा जो ऑफिशियल हिस्ट्री अभी लिखी जा रही है वो अलग हिस्ट्री है, वो एलिटिस्ट हिस्ट्री है। तो हमें ऑफिशियल हिस्ट्री के अतिरिक्त इतिहास लिखना चाहिए। और इसीलिए एक शब्द रोमिला थापर ने इस्तेमाल किया, कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। तो पैराडाइम शिफ्ट का मतलब होता है कि इतिहास बदलेगा तो उसके सोर्स भी बदलेंगे। जैसे पहले सोर्स आर्काइव में अभिलेखागार में था, अब सोर्स पहाड़ हो गया। तो जब पहाड़ हो गया या कॉमन लोग हो गए, एनालिसिस हिस्ट्री में ज्योग्राफी का बहुत महत्व हुआ, इमोशनल हिस्ट्री का बहुत महत्व हुआ। और तो उन्होंने राजा के बाद से सामंतों की हिस्ट्री लिखना की कोशिश किया। तो ये उनके हिसाब से कहा गया। लेकिन इतिहास की परिभाषा वहां भी वही रही कि ये जो परिभाषा रही शुरुआती दौर में कि हिस्ट्री का मतलब ही था कि इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द इलीट पीपुल, इलीट पीपुल का ये सब्जेक्ट है। और जब अरब हिस्टोरियोग्राफी भारत में आई, जब अरब लोग आए तो उन्होंने एक अच्छी बात कही कि हिस्ट्री का मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, तारीख होता है। उन्होंने हिस्ट्री का मतलब अखबार कहा या तारीख कहा, तब समय की बात आई। तो लेकिन तब भी क्या उसमें भी एलिट इतिहासकारों की ही बात रही। कभी भी भारत का अच्छा भारतीय जो हिस्ट्री है उसको लोगों ने इतिहास कहा। इतिहास का मतलब हुआ कि अतीत के बातों को अध्ययन करने की क्रिया को कहा। यह भी सरासर गलत है। और इसका अच्छी परिभाषा जिसने दिया है उसका नाम येचकार है। अभी भी सर्वमान्य परिभाषा है वह कि अतीत जो है, अतीत अलग होता है, माने पास्ट अलग होता है, इतिहास अलग होता है। अतीत का मतलब होता है कि हम सबका अतीत है, अतीत बड़ा होता है, माने पास्ट बड़ा है। हमारा पास्ट हो सकता है, आपका पास्ट हो सकता है, साइंस जर्नी का पास्ट हो सकता है, रैशनल वर्ल्ड का पास्ट हो सकता है, मेरे माता पिता भाई बहन, पहाड़ पर्वत नदी तालाब, ये घर ये बिल्डिंग, सबका पास्ट है। आम का पास्ट हो सकता है, फलों का पास्ट हो सकता है। लेकिन ये आम और फल इतिहास नहीं बन पाए। इसलिए नहीं बन पाए कि जब तक इतिहासकार इतिहास नहीं लिखेंगे, और एक बार नहीं दो बार नहीं, जब तक 100 बार एक तथ्य को रिपीट नहीं किया जाएगा, रिपीट नहीं होगा, वो इतिहास का हिस्सा नहीं होगा। और जिसको ये ऐतिहासिक तथ्य कहते हैं। तो दुखद ये बात है कि हमारा इतिहास है, यानी बहुजनों का इतिहास है, लेकिन बहुजनों का अतीत है, मतलब इतिहास तो नहीं है, बहुजनों का अतीत है। लेकिन लिखेगा कौन? जब तक कोई इतिहास बार बार आकर के रिपीट नहीं करेगा, एक बार नहीं दो बार नहीं 4 बार नहीं, तब तक कोई इतिहास नहीं बनेगा। और उसने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है, मैं बहुत बहुत सरली भाषा में दर्शकों को
बता रहा हूँ, मेरी बात पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, कि कहते हैं कि इतिहासकार जो होता है, वह तथ्यों को, तथ्य मतलब जो हम देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब तथ्य हैं। घर है, बिल्डिंग है, किताब है, सब तथ्य का है, हिस्सा है। तो कहते हैं कि इतिहासकार मछुआरे की तरह होता है, और मछुआरा जो इतिहासकार होता है वो मछली पकड़ता है। मछली यहाँ पे तथ्य को कहा जाता है। अब ये तय होता है कि कौन सा इतिहासकार कौन सा मछली यानी तथ्य पकड़ता है। तो दोस्तों, अब तक जितने इतिहासकारों ने किताबें लिखी हैं, वो ज्यादातर अपर कास्ट के हैं, इसीलिए इन्होंने वर्ण व्यवस्था को पकड़ा, जाति व्यवस्था को पकड़ा, उन्होंने हिंदू धर्म को पकड़ा, उन्होंने रिलीजन को पकड़ा, उनके हिसाब से उनके जो ड्रेसिंग सेंस है, उनके जो कार्य हैं, उनको पकड़ा। यानी जवाहरलाल नेहरू के पूरा वर्णन किया उन्होंने कि जवाहरलाल नेहरू कैसे कपड़े पहनते थे, गांधी जी कैसे धोती पहनते थे, कैसे ब्रिटेन एलिजाबेथ क्या कपड़ा पहन। तो बारीकी से इन लोगों ने लिखा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये था कि हमको अपर कास्ट का इतिहास लिखना है। तो उन्होंने अपने इतिहास लिखा, और चूंकि हमारे इतिहासकार पैदा नहीं हुए और वो लोग बायस रहे, तो हमारा इतिहास या हमारा अतीत को इन्होंने वैनिश कर दिया। और आज तक हमारे हमारे लोगों के कार्यों को इन्होंने ठीक से इवैल्यूएट नहीं किया। मैं अगर दलित समाज का व्यक्ति न होता, या जो अभी इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में कुछ लोगों ने, जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि जब जब मार्क्सिस्ट इतिहासकारों ने पूरी दुनिया में एक फलक बैठाया, क्लास की बात की, तो एक इतिहासकार उस जमाने में हुए जर्मनी में, जिनको कहते हैं लियोपोल्ड वॉन रांके, रांके ने पहली बार जो हिस्ट्री डिसिप्लिन को डिसिप्लिन किया, एक बड़ा फलक मिला, तो इतिहास लिखने की परंपरा आई। फिर जो हमने एनाल्स का नाम लिया, फिर सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी आई, जिसको पासरी इतिहासकार कहते हैं, उन लोगों ने इतिहास लिखना किया, तो थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ। अब पिछले 10 वर्षों में, ज्यादा दिन की बात नहीं, 10 वर्षों में इतिहास में थोड़ा बदलाव आया। मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जब इंडियन कांग्रेस की सरकार में जब एस के थोरट सर, प्रोफेसर सुखदेव थोरट जब यहाँ पे यूजीसी के चेयरमैन बने, तो उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट की स्थापना किया। उस डिपार्टमेंट का नाम है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, कि हिंदी में क्या होगा कि बहिष्कृत और अंदर को क्या कहते हैं, इंक्लूड करने वाले डिपार्टमेंट बने। और जब डिपार्टमेंट बने, तो मुझे याद है अच्छी तरह से कि जेएनयू में ये डिपार्टमेंट बना, और प्रोफेसर जोया हसन और प्रोफेसर नंदूराम ने इसको देखना शुरू किया शुरुआती दौर में। और उसी दिन, उन्हीं दिनों में, मैंने 10-20 वर्ष के पहले अंबेडकर चेयर की स्थापना हुआ। मैं पहली बार, मुझे ऐसा लगता है कि 2000 की बात होगी, सन 2000 में मैं पहली बार अंबेडकर चेयर का नाम सुना था। यानी आप ये कह सकते हैं कि अंबेडकर चेयर की पूरी उम्र जो है वह 20 से 22 या 30 वर्ष के अवस्था है। लेकिन अभी पूरे भारत की यूनिवर्सिटीज में अंबेडकर चेयर बना नहीं। ज्योतिराव फुले चेयर, जिसपे हम लोग आज बात कर रहे हैं, और वो चेयर का मतलब पीठ होता है, स्पेशल स्टडी होता है। वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है वर्तमान समय में ज्योतिराव फूले चेयर, जिसके अध्यक्ष एस के चहल हैं। उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया, लेकिन वो बड़ा काम अभी तक हमें नहीं दिखाई पड़ता। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 20 वर्षों में पहले चेयर बना, उसके बाद सोशल एक्सक्लूजन डिपार्टमेंट बना, और 10 वर्षों में, इधर 10 वर्षों में दलितों पे स्टडी होना शुरू हुआ, या बहुजनों पे स्टडी शुरू हुआ। प्रोफेसर चिन्ना राव जेएनयू में प्रोफेसर हैं। उन्होंने 2010 में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, जो इतिहासकारों का एक बड़ा संगठन है, विशेष रूप से जो कॉमन इतिहासकार हैं, मार्क्सिस्ट इतिहासकार हैं, उन लोगों ने एकेडमिक स्तर पे पहली बार दलित हिस्ट्री का अध्ययन करने की बात की। मैंने राज्यसभा टेलीविजन पे इसके बारे में बताया था। और उसके बाद CSDS में हिस्टोरियन क्राफ्ट एंड दलित बोल करके एक सेमिनार होता, जिसमें रोमिला थापर, कुमकुम रॉय, इरफान हबीब, इन लोगों ने। और तब जाकर के इरफान हबीब साहब ने इधर पिछले 20 वर्षों में कास्ट को लेकर के थोड़ा अध्ययन करना शुरू किया।
इनफैक्ट आज भी उनके स्टडी में कास्ट नहीं है। तो वो नहीं, तो सुबल्टन हिस्ट्री में शुरुआत की उसको चिन्ना रोशन ने। एक और इतिहासकार हैं राम नारायण रावत, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है दलित स्टडीज। और दलित स्टडीज वो किताब आई है, वो दिखाने का प्रयास करते कि कैसे दलितों का अध्ययन अब तक आर्काइवल स्टडी में नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। तो उन्होंने एक मैथडोलॉजी डेवलप करने की कोशिश की है कि इसमें हम पढ़ें। अभी सोशोलॉजिकल स्टडी में प्रोफेसर विवेक कुमार अभी कुछ दिनों से जब सोशोलॉजी में अलग अलग जगहों पे स्टडी होना शुरू किया, मैं ये भी समझता हूँ कि इस समय ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, रटलिज ने इन जगहों पे किताब आना शुरू हुआ, और इधर कुछ दिनों से दलित स्टडीज पे किताब आना शुरू हुआ है। और मराठी साहित्य ने जब पहली बार दलितों पे ऑटोबायोग्राफी आना शुरू हुआ, माना दलित पैंथर्स बने, जो पैंथर्स पार्टी बनी थी अमेरिका में, उसको कॉपी करते जब दलित पैंथर्स बना, तो दलित पैंथर्स के लोगों ने जब हथियार छोड़ करके उन्होंने जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, तो पहली बार दलित ऑटोबायोग्राफी ने भारतीय इतिहास या भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास में एक बड़ा धमाल मचाया। और उन लोगों ने पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को क्वेश्चन मार्क कर दिया कि भाई शुक्ला युग क्यों होगा, द्विवेदी युग क्यों होगा, प्रसाद युग क्यों होगा। तीनों अपर कास्ट, तीनों ब्राह्मण है। रामचंद्र शुक्ल ब्राह्मण, तो शुक्ल युग कह दिया आपने। द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो आपने द्विवेदी युग कह दिया। जयशंकर प्रसाद, तो आपने प्रसाद युग कहना शुरू कर दिया। निराला त्रिपाठी, निराला ऑलरेडी ब्राह्मण है। तो इन्होंने बहुत चालाकी से हिंदी को, कल हमारे एक मित्र ब्रजेश यादव से बात हो रही थी, तो उन्होंने हमको एक बात बताई, और हम समझते भी हैं कि जो हिंदी भाषा है बेसिकली ब्राह्मणों की भाषा है, और पहले संस्कृत थी, उसके बाद जब हिंदी आई तो बहुत प्यार से इन्होंने संस्कृत से निकाल करके हिंदी को अपर कास्ट की भाषा, ब्राह्मणों की भाषा बना दिया। ये बोलचाल की भाषा नहीं है, हमारी भाषा हिंदी नहीं है। मैं तो भोजपुरी बोलता हूँ, बहुत से लोग मगही बोलते हैं, बहुत से लोग भोजपुरी बोलते हैं, बहुत से लोग बंगाली बोलते हैं। दिस आर नॉट माई लैंग्वेज। लेकिन इन्होंने क्या हिंदी फिल्मों के माध्यम से, हिंदी साहित्य के माध्यम से ब्राह्मणों की भाषा बना दिया। तो उसमें इंटरफेयर किया दलित साहित्य के ऑटोबायोग्राफीज ने। ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जूठन ने सच्चाई बताया। फिर आपके मोहनदास नमित ने बताया, तुलसीराम ने मुदैया लिख करके अपनी व्यथा बताई। यदि आप दलित ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो एकदम से एक अलग सी हिस्ट्री नजर आएगी। वहां पे सेव नहीं होगा, वहां पे गुबराह रोटी होगा, वहां पे नाशपाती नहीं होगा, वहां पे महुआ होगा, वहां पे गुम का साग होगा, केरमुआ का साग होगा। इस तरह के खाने वहां पे। आप बकरा नहीं होगा कि हम बकरा खा रहे हैं, वहां पे तो मरे जानवर का मांस था। आप बहुत अच्छा मीट खा रहे हैं, तो यहाँ पे चूहा खा रहे हैं। तो दलित ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो ये इस तरह का। अब तो इधर किचन की भी बात होने लगी है। कुछ समथिंग पटोले ने, उन्होंने एक किताब लिखी है मराठवाड़ा किचन। तो ये किचन किसका? दलितों का किचन। अच्छा, बहुजनों का किचन आप देखने जाएंगे तो उनके खाने का इतिहास अब आ रहा है, और लेकिन इतिहासकारों ने उनकी अलग अलग लिखी। तो ये जो हिस्ट्री बनाई गई, मतलब जो सो कोल्ड मुख्य धारा है, तथा कथित मुख्य धारा, वो ब्राह्मणों का मुख्य धारा है। इस अपर कास्ट हिस्ट्री, इस अपर कास्ट हिंदी, इस अपर कास्ट इंग्लिश, इस अपर कास्ट सोशियोलॉजी, इस अपर कास्ट साइकोलॉजी, इट्स अपर कास्ट, नन ऑफ द स्ट्रीम कैन वी कैन से दिस इज द बहुजन हिस्ट्री। तो नहीं है। इधर 10-20 सालों में ये जो जब रामायण दलित स्टडीज लेकर आए, तो विवेक सर ने यूट्यूब से मैंने देखा, चूंकि ही वॉज नॉट डायरेक्ट माई टीचर, आई एम फ्रॉम हिस्ट्री डिसिप्लिन, ही इज फ्रॉम सोशोलॉजी डिसिप्लिन, सो ही टॉट सोशोलॉजी। तो मैंने बीच में देखा एपिस्टेमोलॉजी, तमाम तरह की कैसे क्या सोर्स है। तो हमारा जो
सोर्स है पढ़ने का, वो अलग सोर्स है, उनके पढ़ने का सोर्स अलग है। तो उन्होंने बहुत चालाकी से इसको जनरलाइज कर दिया, या कहें कि कॉमन, मैं इतिहास में बच्चों को बताता हूँ कि कॉमन सेंस का नॉलेज कर दिया, यानी कॉमन कर दिया। कॉमन का मतलब कि किसी बात से हमको टेंशन ना हो। जैसे मैं कॉमन की बात करूं कि मैंने कहा कि जय राम जी की, तो किसी को टेंशन हुआ, जैसे मैं कहूंगा जय भीम, तो जय भीम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए शब्द है जी। तो लोगों को बुरा लगता है, लेकिन गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग इसको भी बुरा नहीं लगता, राधे राधे ये भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये जो हिंदू लोग हैं, सो कॉल्ड हिंदू के जगह पे मैं ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल करूंगी, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, इन्होंने इन इन शब्दों को कॉमन बना दिया। तो जो हिंदी है उसको ब्राह्मणों को बना दे। इतिहास का मतलब ब्राह्मण इतिहास, सोशोलॉजी में भी हम ब्राह्मण सोशोलॉजी पढ़ते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, हम लोग सब रास्ता भटक गए हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कास्ट ऑफ इंडिया बोल करके एक लेख लिखा, और ये एंथ्रोपोलॉजिक एंटिक्विटी में छपा, जो पूरी दुनिया की मानक स्टडी थी। लेकिन हम जब भी सोशोलॉजी में कास्ट पढ़ते हैं तो जीएस घुरिये को पढ़ेंगे, इरावती कार्बे को पढ़ेंगे, मदान को पढ़ेंगे। अरे भाई, वाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस मदान एंड घुरी ऑन ऑल दिस? क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सोशोलॉजी में हमको कॉमन बता दिया गया। और डॉक्टर बी अम्बेडकर हैज डन गुड वर्क ऑन कास्ट, नोबडी रिकॉग्नाइज हिज कंट्रीब्यूशन, कोई उनके कार्यों को रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो आप केवल इतिहास ही नहीं ब्राह्मणिकल है, पूरा का पूरा भारत का जितना भी डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन का मतलब सब्जेक्ट, चाहे सोशोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, चाहे सारे सारे सब्जेक्ट ब्राह्मणिकल हैं। पिछले 10-20 वर्षों में हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा इंटरफेयर शुरू हुआ है, जिसमें हिस्ट्री भी है, जिसमें हिंदी। लेकिन मैं मानता हूं कि हिंदी में ज्यादा इंटरफेयर हुआ है, दलित ऑटोबायोग्राफी आई हैं। हिस्ट्री में अभी इस सोहेल तरह की साहब। कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन इसमें काम होगा। हाँ जी, बहुत जी। हम लोग। जी, मेरा अगला सवाल है कि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी का इतिहास इन लोगों ने क्यों गायब किया? अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि राष्ट्रपिता जो थोपा गया गांधी पे, वो सही नहीं है, वो ज्योतिराव फूले जी पे होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमने ये देखा है कि इतिहास की जो परिभाषा है इन लोगों ने किस तरह से गढ़ी है, उस पर हमने चर्चाएँ की। अब ये जो हमारा जो अभी प्रश्न है कि जिस तरह से ज्योतिराव फूले जी पिछड़े वर्ग से हैं, जिस तरह से इन्होंने कार्य किया, तो ये चीज़ें तो जानी चाहिए थी ओबीसी में एजुकेशन के माध्यम से कि हमारे पुरुषों ने जब पढ़ाई-लिखाई किया तो हमें क्या शिक्षाएँ दी, क्या बताई। तो ये क्यों नहीं हमें पढ़ाया जाता है? मैं ये जानना देखिए चाहता हूँ। देखिए भाई साहब, मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कि ये ज्यादातर अपर कास्ट के लोग हैं, अपर कास्ट के विचारधारा वाले लोग हैं, और अपर कास्ट के इतिहासकार भी हैं, दोनों लोग हैं। ये विचारधारा भी है, और ब्राह्मण प्रोफेसर हैं, ब्राह्मण विचारधारा भी हैं। तो उन्होंने हमारे इतिहास को नहीं लिया। अगर ये डेमोक्रेसी नहीं होती तो वो भी नहीं होता। मैंने आपको बताया कि 10-20 वर्षों में। अच्छा, अब सवाल है कि क्यों नहीं लिया, क्या क्या है, अगर हम लोग इस पर चर्चा करें। पहले मैं आपको बता दूं कि क्यों नहीं लिया, उसके बाद हम बोलेंगे कि क्या क्या है क्यों नहीं लिया। देखिए, यदि यदि हम ज्योतिराव फुले की ही बात कर रहे हैं, ज्योतिराव फुले का अगर आप राइटिंग आप देख लें, ये हमारे पास ज्योतिराव फुले साहब की महात्मा ज्योतिराव फुले रचनावली, हमारे पास कई किताबें हैं और ज्योतिराव फुले का अध्ययन करने के लिए। इनकी अगर रचनाओं को देखेंगे, अ, जैसे मैं बस ये रचनाएं देखिए कि तृतीय रत्न है, नाटक है इनका पवाड़ा, एक छत्रपति शिवाजी के ऊपर इनकी जीवनी है। एक दूसरा शिक्षा विभाग में ब्राह्मण अध्यापकों का क्या हाल है। फिर उन्होंने ब्राह्मणों की चालाकी पे एक लेख लिखा 1869 में। और सबसे क्रांति की बात हुई कि उन्होंने 1873 में गुलामगिरी लिखी। ये गुलामगिरी में तमाम था, हम लोग डिस्कस करते हैं अभी थोड़े देर में। इसके बाद सत्य शोधक समाज की इन्होंने स्थापना किया, और ये लंबा चला। इसके बाद यहाँ पे अकाल के संदर्भ में
और किसान को कोड़ा को लेकर के इन्होंने किसानों के ऊपर बात की। ये जितने भी मैं बता रहा हूँ, ये जितने भी राइटिंग का जिक्र मैंने आपके सामने किया है, गुलामगिरी इनका, दो खासकर गुलामगिरी और ब्राह्मणों की चालाकी और किसान का कोड़ा, ये ऐसी रचना है जो भारत के ब्राह्मणों के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये चालाकी ब्राह्मण अच्छी तरह से जानते थे कि ज्योतिराव फुले हमारे समाज के लिए खतरनाक है। और वह इसको इसको अगर ये राइटिंग, अगर ज्योतिराव फुले की राइटिंग लोग पढ़ लेंगे, तो बाबा साहब कहते हैं कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो रिवोल्ट कर बैठेगा। तो जिस दिन ज्योतिराव फुले की इन सभी राइटिंग को लाइन बाय लाइन, वह जैसे आपने महात्मा गांधी को पढ़ा, जैसे आपने सारे सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा, तमाम राइटरों को पढ़ा, अगर लाइन बाय लाइन हमारे लोग केवल इस किताब की मैं बात कर रहा हूँ, ये ज्यादा मोटी किताब नहीं है, लाइन बाय लाइन दिल से पढ़े तो उस दिन इतिहास बदल जाएगा। जिसको रुमला थापर पैराडाइम शिफ्ट करती थी, ये पैराडाइम शिफ्ट करने वाली किताब मेरे हाथ में है। और जिस व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ, ज्योतिराव फुले, ये पैराडाइम शिफ्ट करने वाले हैं। क्यों है? क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर पे कटाक्ष किया। अब हम लोग ज्योतिराव फुले के जो रचना काल है या उनका जो समय पीरियड है, वही समय पीरियड राजा राम मोहन, सोकुल राम मोहन राय, विद्यासागर का टाइम पीरियड है। अब पूरे इतिहास में मेरे पास कई किताबें हैं, जिसमें एक बड़ा इतिहासकार हैं, उनका नाम है रामचंद, ये देखिए रामचंद्र गुहा। हमारे पास ये किताब है बिपिन चंद्र की, ये किताब बिपिन चंद्र की है। इसी तरह से हमारे पास ये सुमित सरकार की है, हमारे पास बी आर ग्रोवर की किताबें हैं, जो केवल एमए में नहीं पढ़ाई जाती, बीए में नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि जो बच्चे हाई स्कूल इंटर कर रहे हैं उनमें छोटी छोटी किताबों के रूप में राम मोहन राय, नव जागरण काल इसको हम हिस्ट्री में कहते हैं। तो नव जागरण काल तो लोग बीए में और एमए में आकर समझते हैं, लेकिन राम मोहन राय को क्लास 1, 2, 3, 4, 5 में ही जान जाते हैं। किनका किनका नाम जानते हैं? राम मोहन राय का नाम जानते हैं। क्यों? कि उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। उसके बाद दयानंद सरस्वती के बारे में जानते हैं। क्यों जानते हैं? कि उन्होंने आर्य समाज के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखी। फिर उन्होंने किसको जानते हैं? विद्यासागर के बारे में जानते हैं। क्यों? उन्होंने विधवा विवाह की शादी की बात की थी ये। और उसके बाद विवेकानंद का नाम जानते हैं। विवेकानंद का नाम, चाहे मैं बंगाल में रहा तो वहाँ के कम्युनिस्ट लोग भी विवेकानंद के किताबों को पढ़ाते थे। हालांकि वो कायस्थ थे, लेकिन कायस्थ भी अपर कास्ट में आते। तो विवेकानंद का टाइम पीरियड नवजागरण काल का मुख्य काल, तो उसमें ये गिना जाता है कि विवेकानंद ने राम की परमहंस से मिल करके मठ बनाया, और तमाम पूरे न केवल भारत बल्कि पूरे वर्ल्ड में तो विवेकानंद को जाने और रामकृष्ण परमहंस को जाने। तो कुल मिलाकर के उसी समय से ब्रह्म समाज बना, आर्य समाज बना, प्रार्थना समाज बना, धर्म सभा बना। ये मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में चल। मजे की घटना है कि मेरे पास, मैंने आज सुबह ही कंपटीशन की किताब देख रहा था, और मैंने ये पाया कि कंपटीशन की किताबों में या जो नेट के सवाल हैं और इनके सवालों, उन सभी सवालों में हमारे महापुरुषों का के से सवाल पूछा ही नहीं जाता। और ज्यादातर राम मोहन राय से सवाल पूछे थे बारीकी से। राम मोहन राय इंग्लैंड कब गए, राम मोहन राय का रसोईया कौन था, राम मोहन राय ने कौन सा समाज चलाया, कौन सा संप्रदाय चला, इस तरह की बातें आती हैं। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि ऊपर से तो देखने में ये लग रहा है, जब हम क्या कहें, कैसे कहें उसको, एक्सटर्नल, ऐसा लगता है कि कितने समाज सुधारक थे, दे आर वेरी ग्रेट रिफॉर्मर्स, आई बिलीव। पीपुल ऐसे देखते हैं, ऐसा हमारे दिमाग में बैठाया गया। तब की बात बता रहा हूं, जब छोटे होते हैं, छोटे होते थे कि इन लोगों ने हमारे दिमाग में बैठा दिया गया।
आज जब हम बीए और एमए में आए तब आया हमारे पास एक सवाल कि 19वीं शताब्दी का नवजागरण काल किन लोगों ने चलाया। तो पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय का। ये राजा शब्द, ये दोनों राजा होते हैं इसमें, एक किताब में बताया गया कि एक अंग्रेज राजा है तो दूसरा ये राजा है। क्यों चलाया गया? क्योंकि ये सभी ब्राह्मण थे और ज्यादातर ब्राह्मण थे, और इन सभी ने हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए फॉरेन राइटर्स का, फॉरेन एजुकेशन का मदद लिए। यानी ऊपर से अंग्रेज लगे, ऊपर से ये लगा कि हम इंग्लिश एजुकेशन से आए हैं, और अंदर से इन्होंने ब्राह्मणिकल सोसाइटी, यहाँ तक कि क्षत्रियों को भी, क्षत्रियों को, कायस्थों को भी इन्होंने कहा कि क्षत्रिय कायस्थ हमारे टीम के उसरू के हिस्से नहीं है, केवल ब्राह्मण हिस्से हैं। मैं उन किताब में पढ़ के लाइन बाय लाइन पढ़ के सुना सकता हूँ क्या क्या कहा। तो इन लोगों ने राम मोहन राय, विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, इन तीनों ने जो जो ज्योतिराव फुले का समय पीरियड है, इन समय पीरियड पे इन लोगों ने बाहर से लगा कि रिफॉर्मर हैं, अंग्रेजों के साथ मिल करके इन्होंने हिंदू सोशल ऑर्डर को यहाँ पे लागू करने का प्रयास किया। लिखा भी गया है कि हिंदू सोशल ऑर्डर, इसलिए कि यदि हिंदू सोशल ऑर्डर, उन्होंने एक जगह लिखा है, मेरे पास ये किताब है, मैं चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है, मैं तो अभी कुछ बोल ही नहीं पाया हूँ, 41 मिनट हो गया अभी। ये किताब है, इसमें 2 चैप्टर, मैं आपके चैनल में कई बार कहा हूँ कि ब्रजरंजन मणि की किताब, और एक है लाल बहादुर वर्मा की किताब। इस किताब में हालांकि बातें नहीं है, लाल बहादुर वर्मा के बारे में थोड़े थोड़े हैं। ब्रजरंजन मणि की 2 चैप्टर, अगर आपने 2 चैप्टर अगर कोई पढ़ लेगा, 2 चैप्टर, मतलब एक colonialism and the birth of Vedic Brahminical nationalism, ये शब्द है, colonialism, उपनिवेशवाद, and the birth of वैदिक ब्राह्मणिक नेशनलिज्म। यहाँ पे राष्ट्रवाद नहीं है। इन्होंने कहा कि इस कॉलोनियलिज्म से, इस उपनिवेशवाद से जो अंग्रेज भारत में लेकर आए, दरअसल वो उपनिवेशवाद नहीं था, बल्कि जो ब्राह्मणवादी, वैदिक ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद था, वो उसका जन्म होता है। यानी इसके फाउंडर मेंबर जो होते हैं, ब्राह्मण वैदिक राष्ट्रवाद का फाउंडर मेंबर होता है वो राम मोहन राय होते हैं, दयानंद सरस्वती, विद्यासागर होते हैं, जिन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो। यानी इन्होंने सारा जो गुण है उन्होंने शास्त्रों में देखा, मनुस्मृति में देखा, पुराण में देखा, रामायण में देखा। इस किताब में यह बात लिखा, चौथा चैप्टर में इसमें यह भी बताया गया कैसे कि एक तरफ से तो हम लोगों को ये बताया गया कि राम मोहन राय बहुत ऐसे व्यक्ति हैं कि जो सुधारक चाहते हैं। दूसरी तरफ राम मोहन राय अपने साथ ब्राह्मण रसोइया को लेके जाते थे ताकि उनका छुआछूत न लगे। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि हमको अपने दूसरों के साथ बैठकर खाना नहीं खाना, यानी लोअर कास्ट के लोगों के साथ बैठकर खाना नहीं खाना। तीसरा वो कहते थे कि पॉल्यूशन एंड प्यूरिटी, पवित्रता देखते थे कि हमको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना। यह बात भी ये ज्योतिराव फुले बोलते हैं। जब उन्होंने कहा कि इन्होंने विधवा सती प्रथा क्यों चलाया, तो इन्होंने क्या बताया कि हमको मॉडर्निज्म लेना है। बोल रहे थे कि इनके यहाँ पे इस किताब के हिसाब से वंश नहीं बढ़ रहा था, इनका खानदान नहीं बढ़ रहा था, तो वंश बढ़ाने के लिए इन्होंने विडो रीमैरिज की व्यवस्था शुरू की ताकि विधवा का विवाह हो जाए। हालांकि विधवाओं के बारे में इन्होंने अलग तरह से वर्णन किया। तो आप बताइए कि ब्राह्मण रसोइया ले जाना, जातिवाद को माना, मनुवाद को मानना, और क्या कहते हैं आपके जितने रामायण महाभारत जितने वेद पुराण है उसको मानना, इनको इनके ग्लोरिफिकेशन के लिए, इनके ग्लोरिफिकेशन के लिए राम मोहन राय चाहते थे कि ऐसा हो। यही काम विद्यासागर किए, वो भी ब्राह्मण थे, वो भी कहते थे। इस किताब में मैं चूंकि पढ़ूंगा तो कम से कम 5 घंटा लग जाएगा, और अभी 44 मिनट हो गया। मुझे ऐसा लग रहा कि 1 ही घंटा का हमको समय है,
तो बताइए वो एक चला जाएगा। उसके बाद दयानंद सरस्वती कहते हैं कि हमको मनुवादी, हमको जो मनुस्मृति है वो हमको मानना चाहिए। आप बताइए, ये कह रहे हैं। तो इन लोगों ने किसके साथ, बजरंग मनी ये कहते हैं कि ये अंग्रेज से मिल गए, अंग्रेज से मिल गए, ये अपर कास्ट के लोग अंग्रेज से मिल गए, और ब्राह्मण जो अंग्रेज गवर्नर इनसे मिल गए। दोनों मिल करके एक नए धर्म का जन्म देते जिसको कहते हैं हम न्यू हिंदुइज्म या न्यू ब्राह्मणिकल सोशल आइडिया। यह बात आज तक इतिहास में हम लोगों को नहीं बताई गई, और कोई नहीं इस बात को जानता है कि राम मोहन राय, विद्यासागर ये अलग अलग रसोइया लेकर चलते थे। IAS पीसीएस में भी इनके बारे में प्रश्न नहीं आते। ये रसोइया लेके चलते थे, अलग से व्यवस्था। ये बात क्यों नहीं बताएगी? ये अगर बताई जाती तो कम से कम हमको समझ में आता ना कि कैसे जातिवाद, जैसे गांधी जातिवाद को मानते थे ये जातिवाद को मानते थे। और इसमें साफ लिखा है। इसमें एक एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में, ये चैप्टर बड़ा है। आप हमको लगता है कि कभी हम इस पे 2 घंटे का एपिसोड करना चाहेंगे ताकि हमको पता चले। जैसे जुगेनाथ भट्टाचार्य या RC दत्ता, ये लोग, मैं 2-3 पैराग्राफ पढ़ देता हूँ ताकि ये बात लोगों को समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और एक इतिहासकार हैं आपके वहाँ अमेरिका के, उनका नाम है फ्राइकेनबर्ग। फ्राइकेनबर्ग का कोटेशन मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोटेशन ये है, देखिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कैसे इन लोगों ने इतिहास को बदला। कहा कि द होस्ट हैंडल मोस्ट ऑफ द पेपर वर्क। यहाँ के ब्राह्मणों ने, होस्ट का मतलब भारतीय, इन लोगों ने अंग्रेजों को ज्यादातर पेपर, ज्यादातर डॉक्यूमेंट दिए। दे हैड डन दिस बिफोर। ये पहले जो मुस्लिम्स थे, जब जो मुसलमान भारत में आए, मुगल आए, उस समय भी ब्राह्मणों ने इस पेपर को हैंडल किया। नाउ दे डिड दिस अगेन and this did this in a such a way that the ruler themselves became instrument of local and indigenous influence। कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने ऐसे पेपर उनको प्रोवाइड किया कि जो अंग्रेज आए तो खुद ही अपने आप को, यहाँ के जो लोकल लोग थे, लोकल मतलब यहाँ पे अपर कास्ट ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ, उनके इंस्ट्रूमेंट बन गए, उनके टूल बन गए। और टूल बनने के बाद आप ये जो लोकल ऑफिशियल इधर ब्राह्मण्स और नॉन हु वेयर हाई वर्णा, जो यहाँ के लोकल ऑफिशियल थे वो हाई वर्णा के थे, और नतीजा हुआ कि ये अपर कास्ट के हिस्सा बन गए। ये पूरी किताब इसी विषय पे लिखी गई है। चूंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसको समझा पाऊं। देखिए इसमें एक एक लाइन और मैं कोट करना चाहता हूं। एक पी हैकर हैं, जो अंग्रेज राइटर हैं, उन्होंने लिखा है, मोर इम्पोर्टेंट देन द फैक्ट दैट फॉरेन एलिमेंट हैड बीन एडेड टू द ट्रेडिशन। बहुत इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है कि जो विदेशी एलिमेंट आए, उन्होंने ऐसे ट्रेडिशन में अपने आप को जोड़ा, have been reinterpreted and provided with new meanings as a result of this encounter with the West। कि ये जो फॉरेन आए थे, उन्होंने अपने आप को ट्रेडिशन में जोड़ लिया, लिहाजा वो खुद भी ब्राह्मण हो गए और ब्राह्मण जैसे कार्य करने लगे। इसलिए जितने भी डॉक्यूमेंट थे, जितने भी राइटिंग थे, अंग्रेजों के चाहे मुसलमानों के, ज्यादातर ब्राह्मणों ने हैंडल किए। इसीलिए जो आप आज की हिस्ट्री हमें देखी गई, ये उस समय भी हैंडल किया गया इन लोगों के द्वारा। और बाद में जो मॉडर्न हिस्टोरियंस आए, जिसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, सुमित सरकार हैं, आपके ये बिपिन चंद्रा हैं, रोमला थापर हैं, इन सभी लोगों ने अलग अलग, चाहे वो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हो, चाहे आपके राष्ट्रवादी हो, चाहे ओरिएंट, सब मिल करके के एक इतिहास पैदा किया था जिसको हम कहते कि ब्राह्मण इतिहासकार या ब्राह्मण इतिहासकारों ने। अब अगर मेरे पास समय कम है, मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आपको ज्योतिराव फुले का हिस्ट्री जानना है तो इस किताब का 5वां चैप्टर, जो ये आपको बताता है कि कैसे इनके हर लाइन, जैसे ये आपका
लालू वर्मा ने एक लेख लिखा, उन्होंने लिखा कि इतिहास में न होने का दर्द, दलित नजरिया। राम मोहन राय का ज्योतिबा फुले से तुलना किया जाता है। क्या तुलना कर रहे हैं कि क्यों उनको प्रथम आधुनिक मानव कहा गया? प्रथम आधुनिक मानव का श्रेय तो केवल ज्योतिराव फुले का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उन्होंने ये कहा कि ज्योतिराव फुले साहब ने सत्य शोधक समाज के माध्यम से जो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था उसको हटाने का प्रयास किया। पहली बार अपने जो डाउन ट्रोडन लोग थे उनके लिए स्कूल खोला। राम मोहन राय ने इस तरह का कोई स्कूल नहीं खोला जो डाउन ट्रोडन के लिए। पहला स्कूल पूरे भारत में अगर किसी ने खोला था तो सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले, इन लोगों ने खोला था। राम मोहन राय, विद्यासागर ने अगर स्कूल खोला, आर्य समाजी स्कूल खोला, तो जिसमें डाउन ट्रोडन का कोई एंट्री नहीं थी। तो एक तो ये पक्ष हो गया। वर्मा जी कह रहे हैं, ये बात खाली लालू वर्मा नहीं कर रहे हैं, एक इतिहासकार हैं रोजा नील ये हेनलेन, उन्होंने भी कहा। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे इतिहासकार हैं जी ओलोसियस, उन्होंने कहा। उसके बाद गेल ओम्बेट नामक एक इतिहासकार है, जो बड़ा नाम है गोल ओम्बेट का। गेल ओम्बेट ने तो ये कहा कि नवजागरण काल बंगाल में न कह करके हमको पूना में करना चाहिए, वेस्टर्न उन्होंने शब्द के किताब ही लिखा है गिल ओम्बेट ने। इसके बाद एलिनोर जिलियट ने माता सावित्रीबाई फुले के बारे में, रोजानील ओहेनलोन ने माता सावित्रीबाई फातिमा शेख के बारे में लिखा। अब जैसे सावित्रीबाई फुले लक्ष्मीबाई का टाइम लगभग एक तरह से थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन लक्ष्मीबाई को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया, पंडिता रमाबाई को कितना इंपॉर्टेंस दिया उमा चक्रवर्ती के माध्यम से, लेकिन इनको नहीं दिया गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों ने कहा कि कैसे राम मोहन राय नहीं केवल इतना नहीं, और ज्योतिराव फुले ने विधवा ब्राह्मणी के लिए अनाथालय खोला। भारत के इतिहास में अब तक ऐसा कोई नहीं है जो इस तरह से काम किया हो भारत के इतिहास में। आप बताइए कि ऐसा पूरे आर्य समाजी मूवमेंट ने इस तरह का कार्य नहीं किया। तो विधवा ब्राह्मणी के लिए खुला। उसमें रनाडे थे, रनाडे ने अपने जब उनकी वाइफ का देहांत हो गया, 9 वर्ष की लड़की के साथ विवाह किया, जिसका ज्योतिराव फुले ने विरोध किया, विधवा विवाह का विरोध किया। इन्होंने दिल से किया, ये रनाडे दिखावा करते थे। राम मोहन राय, तमाम इन लोगों ने कई कई शादियां की, दिखावा करते थे। अनाथालय खोला और उसमें विधवा ब्राह्मणियों के लिए बच्चा के लिए जगह दिया। ऐसा पूरे भारत के इतिहास में नहीं हुआ। तो इनका जो कार्य था, न केवल इतना बल्कि हंटर कमीशन के सामने इन्होंने जाके कहा, ये कह रहे थे कि शास्त्र हमारे एजुकेशन का हिस्सा है। ज्योतिराव फुले कहते कि शास्त्र हमारे यहाँ का है ही नहीं, मनुस्मृति गलत है, ये रामायण महाभारत गलत है। ये कहते प्राइमरी स्कूल में हमें इंग्लिश मीडियम के साथ हमको पढ़ाना चाहिए, और इंग्लिश मीडियम के साथ साथ नए नए जो वेस्टर्न कंट्री के फिलोसफर हैं उनको पढ़ना चाहिए सही मायने में। न केवल इतना बल्कि वो ये कहते थे, अंग्रेजों की बुराई करते थे। देखिए जो नवजागरण काल जो उन्होंने कहा, वो लोग अंग्रेजों की बुराई नहीं करते थे। ज्योतिराव फुले साहब अंग्रेजों की बुराई करते थे और ये कहते थे कि आप लोगों के शासन काल में आपने स्कॉलरशिप दिया, आपने बहुत पैसा दिया, पैसा देकर किसको मजबूत कर रहे हैं? यहाँ के इलिट ब्राह्मण को मजबूत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देशमुख कौन है, कुलकर्णी कौन है। तो ये सारे जो किसान के कोड़ा में लिखा गया, कैसे किसान के कोड़ा में यहाँ के पीजेंट जो हैं कैसे बहुत गरीब हैं, कैसे कपड़े फटे हैं। खुद ज्योतिराव फुले फटे कपड़े पहन करके चलते थे लोगों को बताने के लिए। इस पूरी किताब में लिखा हुआ। क्या कभी राम मोहन राय, विवेकानंद, जो आपके ईश्वर विद्यासागर, क्या कभी फटे कपड़े पहन के किसानों का दुख दर्द समझा है? ऐसा कभी किसानों के दुख को बात समझ में नहीं आई है? ऐसा किसी ने नहीं किया जो काम ज्योतिराव फुले अकेले किए। मुझे तो लगता है कि पूरा का पूरा बंगाल, पूरा का पूरा भारत का जो रिफॉर्मर थे, वो केवल एक आदमी से लड़ रहे थे वो ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले खुद ही ब्रह्म समाज का, प्रार्थना समाज का, और रविंद्रनाथ टैगोर के जो भाई थे उनका
उन लोगों के जो खानदान के लोग थे उन सब का इन्होंने विरोध किया। तो केवल वहां पे नहीं किया, किसान के लिए कार्य किया, महिला के लिए क्या, महिलाओं के लिए लिबरेशन की बात की। मैंने बताया ना, ये मुक्ति चाहते थे और ये लोग चाहते थे कि नहीं थोड़ा सा रिफॉर्म हो। रनाडे ने सोशल कॉन्फ्रेंस बनाया और उसी समय उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी बना था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जब ये चर्चा चली कि भाई ज्योतिराव फुले ने तो बहुत विरोध कर रहे हैं, तो इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस के तब के लोग जो बनर्जी थे, ये लोग विरोध करना शुरू किए ज्योतिराव फुले का। तो रनाडे थोड़ा सा शर्माते हुए, क्योंकि रनाडे अपने आप को ये मानते थे कि हम सोशल रिफॉर्मर हैं, तो रनाडे ने क्या किया कि उन्होंने एक नया संगठन बनाया जिसका नाम था सोशल कॉन्फ्रेंस। सोशल कॉन्फ्रेंस बनाया और ये कहा कि ठीक है, हम विधवा विवाह ये तमाम तरह की बातों को हम सॉल्व करेंगे। ज्योतिराव फुले बोले तुम कैसे सॉल्व करोगे भाई, तुम 9 साल की लड़की से शादी कर लियो, तुम कह रहे हो कि हम ये बाल विवाह को सॉल्व करेंगे। न केवल उतना बल्कि अपनी लड़की के विवाह के लिए भी उन्होंने इस तरह से कार्य करना शुरू किया नाम लेकर के इसमें। तो बताइए, अब विधवा विवाह, आप झूठा सती प्रथा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ज्योतिराव फुले बचा रहे हैं। आप विधवा ब्राह्मणियों के साथ तमाम तरह के अत्याचार कर रहे हैं, यहाँ ज्योतिराव फुले अनाथालय खोल के बैठे हुए हैं। आप लोगों को एक छोटा सा बच्चा ज्योतिराव फुले को मिला जो भूखा प्यासा था, उसको अपने गोद में उठा लिए ज्योतिराव फुले, और उन्होंने अपना कपड़ा न देखते हुए लोगों ने उपहास उड़ाया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों तुम उठाए इस गंदे लड़के को। तो ज्योतिराव फुले बोले कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे हैं, भूखे हैं, नंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ऐसा राम मोहन राय विद्यासागर का एक भी एग्जाम्पल नहीं है। जो एग्जाम्पल है भी वो अपर कास्ट की महिलाओं का एग्जाम्पल है, किसी आम लोगों का नहीं है। तो ज्योतिराव फुले ने उस बच्चे के लिए खाने की व्यवस्था किया, सब कुछ व्यवस्था किया। इतना ही नहीं, अपने घर के कुएं में कुआं को खोल दिया ताकि पानी लोग पी सकें। राम मोहन राय ने इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की कि आम लोगों के लिए कुआं खोल दिया और कुआं पे आम लोग पानी पिए। कई स्कूल खोले जो राम मोहन राय ने, अगर स्कूल खोला भी तो अपर कास्ट के लिए खोला। बहुत बड़े बड़े इन्होंने बिल्डिंग वहां पे बनाए जो आम पब्लिक के लिए फायदामंद हुआ, लोगों को दिया, अपने जमीन बेच दिए ताकि हमारे समाज के लोग इसमें रह सके। तो ज्योतिराव फुले ने इस तरह से तमाम वेलफेयर का काम किए। सत्य शोधक समाज एग्रीकल्चर एक्ट बनाए इन्होंने किसानों के लिए, जिसमें ब्राह्मणों को टारगेट किया कि ऐसे ब्राह्मण किस प्रकार से हमारे लोगों का शोषण करते हैं। तो ज्योतिराव फुले ने केवल इतना नहीं किया, अब मैं रिफॉर्म सत्य शोधक समाज जो बनाया उसके माध्यम से ये दक्षिणा वाले प्रथा को जो प्रसाद करते थे उसका विरोध का यही रनाडे विरोध करते थे। वहां के लोग मिलकर विरोध किए ज्योतिराव फुले का। विधवा महिलाओं का बाल बनाया जाता था, तो ज्योतिराव फुले ने 12 वर्ष का नाइयों लोगों का स्ट्राइक करवाया कि तुम बाल नहीं बनाओगे। ऐसा पूरे बंगाल के नवजागरण काल में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता कि नाइयों का स्ट्राइक करवाया हो, कोई करवाया हो, इतना रेडिकल काम किया ज्योतिराव फुले ने। ये तो मैं उसके बाद सत्यशोधक समाज के लिए, कुष्ठों के लिए, शादी के लिए उन्होंने शादी करवाई सत्यशोधक समाज के माध्यम से, ताकि शादियों में ज्यादा पैसा खर्च न हो। ऐसा नवजागरण काल में नहीं किया। अब मुझे ये नहीं समझ में आता, मैं लिस्ट गिनाऊंगा तो इतना ज्यादा काम है। और जो सबसे बड़ी बात कि क्यों इतिहासकारों ने खत्म किया, तो दोस्त स्लेवरी और ब्राह्मणों की चालाकी, इन किताब को पढ़िएगा तो जहां पे ये शास्त्र की बात करते हैं, ज्योतिराव फुले कहते हैं कि ये जो शास्त्र है ये गुलाम बनाने का तरीका है, ये ब्राह्मणों का धंधा है। और उन्होंने केवल ब्राह्मणों को टारगेट किया। जो कभी कार्ल मार्क्स कहते थे, जो बाबा साहब कहे, सबसे पहले ज्योतिराव फुले कह के कहे कि 2 क्लास है, एक ब्राह्मणों का क्लास है जो ऑपरेशर है, जो हमें हमें हमारा शोषण करता है, और शूद्र अतिशूद्र ये लोग हैं जो शोषण के शिकार हैं। ऐसा साफ साफ 2 क्लास में डिवाइड किया ज्योतिराव फुले ने। बाबा साहब कहते थे कि डिवीजन ऑफ लेबरर है, जो हम लोग जो हमारा जो श्रेणी है, ऐसा ऐसा ज्योतिराव फुले भी कहते हैं कि जो शूद्र किसानों का नाम लिया कि शूद्र किसान, अतिशूद्र किसान, तो ये बताते हैं। तो बाबा जो ज्योतिराव फुले है ना, कि ब्राह्मणों के जो शोषण है,
जो धंधा है उसको बड़ा उखेड़ कर रख दिया। इतना उखेड़ कर रखने वाला कोई भी सोशल रिफॉर्मर उस काल में हुआ ही नहीं। और शायद यही रीजन है कि बंगाल के इतिहासकार, वर्तमान के इतिहासकार, तब के इतिहासकारों ने, चूंकि इन्होंने ब्राह्मणों के चालाकियों को बारीकी से बताया है। केवल इतना नहीं, जेंडर के सवाल पे, मैंने महिलाओं का नाम लिया, जेंडर के सवाल पे उमा चक्रवर्ती तमाम लोग लिखते हैं कि कैसे ज्योतिराव फुले ने महिलाओं को सवाल उठाया। नेशन के बारे में, राष्ट्र के बारे में ज्योतिराव फुले ने ये कहा कि कैसे राष्ट्र को ये कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणिकल राष्ट्र है, तो ज्योतिराव फुले इसके अगेंस्ट कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणिकल राष्ट्र है वो गलत राष्ट्र है, ऐसा राष्ट्र नहीं चाहिए। वो अंग्रेजों से बात कर रहे हैं, वो सबको लेटर लिख रहे हैं, सब बात कर रहे हैं। तो मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूँ, चाहे किसान का कोड़ा पढ़िए, चाहे स्लेवरी पढ़िए, चाहे ब्राह्मणों की चालाकी पढ़िए, इनके सारे राइटिंग ब्राह्मणों को कटाक्ष करने वाली राइटिंग है और शुद्ध साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं। बंगाल के नवजागरण काल की कोई भी व्यक्ति साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात नहीं करता है, वैज्ञानिक सोच की बात नहीं करता है। ज्योतिराव फुले वैज्ञानिक सोच की बात करते हैं। शायद इसीलिए ब्राह्मण राइटरों को लगता है कि वैज्ञानिक सोच का अगर लेकर हम आएंगे तो हमारे बच्चे बदल जाएंगे। इतना ही नहीं, थॉमस पेन की किताब को और एज ऑफ रीजन, थॉमस पेन की किताब, वो किताब है होती है जिसका नाम है राइट्स ऑफ मैन, और दूसरी किताब है एज ऑफ रीजन। इसको पढ़ते हैं और सारे लोगों को कहते हैं कि आप अंग्रेजी में अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। इसीलिए उन्होंने माता सावित्री बाई फुले को और फातिमा शेख को, माता सावित्री बाई फुले को टीचर की जो ट्रेनिंग देती थी क्रिश्चियन स्कूलों में, ताकि वो इंग्लिश पढ़ कर आए और अपने बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाएं। और उन्हीं को स्कूल से मुक्ताबाई सालवे निकली थी, बहुत छोटी बच्ची थी जिसने छुआछूत की बात को रखा। तो कुल मिलाकर के ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणों के चालाकियों को बताया, ब्राह्मण इतिहासकार के चालाकियों को बताया, ब्राह्मण इतिहासकार के जो संस्थाएं थी, आर्य समाज था, ब्रह्म समाज था, उनके बारे में बताया कि वो गलत है। राजा राम ये ज्योतिराव फुले ने केवल यही नहीं बताया, यही नहीं, तमाम तरह की बातें उन्होंने, ये तमाम जो सभाएं थे, आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, धर्म सभा, तत्वबोधिनी सभा, मानव धर्म सभा, परमहंस मंडली, भारत धर्म महामंडल, राधा स्वामी सत्संग आंदोलन, वेद समाज, भारतीय नवीन समाज, प्रार्थना समाज, आज थियोसोफिकल सोसाइटी, साधारण ब्रह्म समाज, सनातन धर्म रक्षणी सभा, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, देव समाज, रामकृष्ण मिशन, सर्वेंट ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा। तो बात की बात है, इन सभी को इन लोगों ने ज्योतिराव फुले ने अपने किताब के माध्यम से बताया कि जो नेशन का आप कंसेप्ट कर रहे हैं वो सरासर गलत है। और इसी वजह से, चूंकि ये बहुत प्रखर हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज भी हम ज्योतिराव फुले को ठीक से नहीं समझ पाए हैं, ठीक से पढ़ नहीं पाए हैं, उनकी किताबों का अध्ययन नहीं कर पाए हैं। और अगर अगर हम लोग उनकी किताबों पर केवल चर्चा करें कि उनकी एक किताब है गुलामी, चूंकि अब समय ज्यादा हो गया है, गुलामी में उन्होंने राज्य के कॉन्सेप्ट के लिए राजा बलि की कल्पना की है, जो मिथिकल कैरेक्टर हैं। वो राजा बलि कौन है? ऐसा व्यक्ति हैं जो समाज में बराबरी का राज्य कायम करने की बात करते हैं। आज जो शास्त्रों को नहीं मानते, जो ब्राह्मण के शास्त्रों को नहीं मानते, ऐसे राजा बलि का कॉन्सेप्ट ज्योतिराव फुले ने दिया, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण समाज के गंदगियों को, उनके चालाकियों को उभारा है। मैं सभी से कहूंगा कि स्लेवरी पढ़ें, वो स्लेवरी जो इतिहास के किताब उसको पढ़ें। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा। दोबारा ज्योतिराव फुले के साहित्य पे, वन बाय वन साहित्य पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि स्लेवरी क्या है, किसान का कोड़ा क्या है, तो और भी बातें आएंगी। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नवजागरण काल एक फ्रॉड है, नवजागरण काल ब्राह्मणिकल काल है, नवजागरण काल सही मायने में तो कोई जागरण काल है ही नहीं। वो सही मायने में डॉक्टर भी सही मायने में जो ज्योतिराव फुले
अपना जो आंदोलन किए हैं पूना में, वही नवजागरण काल है, ऐसा गिल ओम्बिट कहती हैं, ऐसा कई इतिहासकार कहते हैं। और सभी इतिहासकार ये मानते हैं कि उन्हीं को, जो सबाल्टर्न इतिहासकार हैं, वो ये मानते हैं आज के डेट में, जैसे क्रिस्टोफर जफलट मानते हैं, गिल ओम्बिट मानती हैं, हम लोग मानते हैं कि प्रथम आधुनिक मानव की अगर किसी को संज्ञा देनी चाहिए, कोई अग्रदूत का संज्ञा देना चाहिए, तो ज्योतिराव फुले हैं। हम लोग महात्मा कहते ही हैं, वो हमारे राष्ट्रपिता भी हैं, क्योंकि उनके कार्य में कोई चालाकी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, कि ज्योतिराव फुले को पढ़ने की जरूरत है और उनके कार्यों को समझने की जरूरत है, ताकि आप बहुजन समाज को, बहुजन इतिहास को हम ठीक से समझ सकें। जी। जी, बहुत आभार प्रोफ़ेसर विक्रम जी, आपने यहाँ पे जुड़े हैं, आपने बहुत खूबसूरत जानकारियाँ दी। आपने यहाँ पे इतिहास को बहुत अच्छे से परिभाषित किया, साथ ही आपने राष्ट्रपिता कौन, वो भी बताया। और देखिए, कमेंट में मैंने पोलिंग लगाई है, 100% बहुमत के साथ पोलिंग में सब लोगों ने ज्योतिराव फुले जी को राष्ट्रपिता के लिए वोटिंग किया हुआ है। और जी। इसके साथ ही आपने ब्राह्मणवादियों ने इतिहास को क्यों गायब कर दिया, ये भी आपने दिखाया कि कैसे उनको खतरा महसूस हुआ कि अगर ये चीज़ें आती हैं, पब्लिक डोमेन में आती हैं, बहुजन जब अपने पुरखों को पढ़ेगा, तो जो अशिक्षा के कारण वो षड्यंत्र को जान नहीं पाया है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, वो पढ़े-लिखे होने के कारण वो पहचान गए थे। तो इस डर से उनका इतिहास गायब किया, ये आपने हाइलाइटेड किया। साथ ही आपने जो अ, बंगाल में जो नवजागरण काल है, उसको इन्होंने सुधारवादी और सुधार की जो बात कही है, उसको आपने डिबंक किया कि वो कैसे फ्रॉड है, बल्कि आदि पुरुष या प्रथम पुरुष सुधारवाद मॉडर्न टाइम में आपने ज्योतिराव फुले जी को बताया कि किस तरह से उनका योगदान है और उनको ही मानना चाहिए। तो इसके लिए बहुत-बहुत आभार, और इसी के साथ ही आज का ये हम लोग क्लोज़ करते हैं। एक बार पुनः सभी लोगों को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी का जन्मदिन पर आप सभी को मंगल कामनाएँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, हर घर तक, हर बहुजन तक इस चीज़ को पहुँचाइए, इस जानकारी को पहुँचाइए। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का।